हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पेम ब्रदर्स। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास पर डिस्कस किया था कि हम अपने 3 जोन्स की बात करेंगे। जोन 1 हमारा सप्लाई जोन, जोन 2 हमारा कन्वर्टर जोन और जोन 3 हमारा लोड जोन। अब ये जो जोन 3 है इसमें आप देख रहे होंगे कि एक एल और सी मैंने लगा रखा है। आप में से काफी लोग जानते होंगे, इसको हम बोलते हैं लो पास फिल्टर। अभी लो पास फिल्टर हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि क्या होता है कि जब हम कन्वर्जन करते हैं एसी का डीसी में, तो डीसी साइड कुछ रिपल्स आ जाते हैं। तो उन रिपल्स को 100% एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको मिनिमाइज किया जा सकता है, इसलिए हम यहाँ पर एक लो पास फिल्टर लगा देते हैं। चलिए फिर हमारे जोन 1 की बात करते हैं, यानी कि सप्लाई साइड। तो यहाँ पर हमारे पास एक सप्लाई लगी हुई है Vs, और सप्लाई करंट बोल देता हूँ Is। अब हम यहाँ दो चीज एज्यूम करेंगे। पहला तो ये कि ये जो Vs है ये एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इंडिपेंडेंट मतलब ये सर्किट में डिपेंड नहीं करता इसकी वैल्यू। अब ऐसा क्यों? अब आप खुद ही सोचिए, जैसे कि हम अपने घर का एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे घर पे आ रही है 230 वोल्ट 50 हर्ट सप्लाई। और ये 230 वोल्ट आ कहां से रहा है? ये आ रहा है हमारे जनरेटिंग स्टेशन से, यानी कि सिंक्रोनस जनरेटर्स। सिंक्रोनस जनरेटर से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आया और वहां से स्टेप डाउन होके हमारे घरों में। इसलिए ये एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। भाई अब जनरेटिंग स्टेशन को थोड़ी पता कि यूजर कौन सा लोड यूज करने वाला है, ठीक है। और दूसरी चीज हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि आवर सप्लाई वोल्टेज इज हार्मोनिक फ्री, ठीक है। तो Vs ले लेते हैं हम। Vs इक्वल्स टू, Vs फेजर बोल देता है यहाँ पे, Vm साइन ओमेगा टी, हार्मोनिक फ्री। लेकिन अगर हम बात करें हमारे सप्लाई करंट की, तो इसमें हार्मोनिक 100% होगा। अगर हम प्रैक्टिकल केस की बात करें, आइडियल केस में हो सकता है कि ये प्योर साइनसोइडल हो, लेकिन प्रैक्टिकल केस में, रियल वर्ल्ड में, ये 100% इसमें हार्मोनिक होगा। अब हार्मोनिक्स क्या होंगे? हार्मोनिक्स क्या होते हैं? तो हम जानते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमारी रिक्वायरमेंट है फंडामेंटल वोल्टेज, यानी कि 50 हर्ट्ज। लेकिन अगर उस 50 हर्ट्ज के अलावा और फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स भी अगर हमारे सप्लाई करंट में आ जाए, तो वो जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है उसी को हम बोलते हैं हार्मोनिक कंपोनेंट। जैसे कि थर्ड हार्मोनिक्स, फिफ्थ हार्मोनिक्स, सेवेंथ हार्मोनिक्स, ठीक है। तो Is में मान लेता हूं Is फेजर, या फिर इसको Ist बोल देता हूं, इसको भी Vst बोल देते हैं, Vst। और ये हो गया हमारा Ist। क्योंकि Ist में हमारे हार्मोनिक्स है, तो इसकी एनालिसिस के लिए हमें जरूरत पड़ेगी फोरियर एनालिसिस की। तो अगर हमें इसकी फोरियर सीरीज पता हो तो हम इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। अभी मैं एक इन जनरल इसकी फोरियर सीरीज लिख देता हूं। तो Ist इज Is एवरेज प्लस Im1 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा 1 प्लस Im2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा 2 प्लस Im3 साइन 3 ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा 3 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। अभी ये क्वांटिटी है Is एवरेज। एवरेज यानी कि डीसी वैल्यू। तो ये एक तरह से कि इसकी डीसी वैल्यू है, क्योंकि इसमें हार्मोनिक्स है और फोरियर सीरीज
हम लिख रहे हैं इसकी। ये जो हमारा टर्म है ये हमारा रिक्वायर्ड टर्म है, यानी कि फंडामेंटल। ठीक है, ये हमारा हो गया फंडामेंटल करंट। अभी जो रेस्ट कंपोनेंट्स हैं सारे, ये जितने भी रेस्ट कंपोनेंट्स हैं ये हमारे हार्मोनिक कंपोनेंट्स। हार्मोनिक आप देख भी सकते हैं, जैसे कि साइन, यहाँ पे साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की। और ये सेकेंड हार्मोनिक है हमारा, साइन 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा टी। ये थर्ड हार्मोनिक साइन 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा टी। तो ये तो जो सप्लाई वोल्टेज है ये तो हमारा हार्मोनिक फ्री है। ठीक है, तो इसी को मैं फंडामेंटल वोल्टेज बोल दूं या फिर टोटल सप्लाई वोल्टेज बोल दूं, यहां पर इस केस पर दोनों सेम। लेकिन करंट के केस में ऐसा नहीं। करंट के केस में फंडामेंटल करंट हमारा IM1 साइन ओमेगा टी है, या फिर मैं यहां लिख देता हूं IS1 इक्वल्स टू IM1 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस θ1। तो ये मेरा हो गया कौन सा, फंडामेंटल करंट। अब हम फेजर्स की बात कर लेते हैं। फेजर, तो इसका इसका फेजर डायग्राम क्या होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मैं फेजर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर VS फेजर इक्वल्स टू VS एंगल 0। इस VS का मतलब सप्लाई वोल्टेज की RMS वैल्यू। सिमिलरली करंट के लिए भी लिख देता हूं, कौन सा करंट के लिए, फंडामेंटल करंट। IS1 फेजर इज IS1 एंगल माइनस 5S1। इन जनरल हमारा लैगिंग पावर फैक्टर ही होता है, इसलिए हमें माइनस साइन लगा दिया। और ये 5S एंगल क्या है, हमारा सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट के बीच में जो फेजर डिफरेंस है ये है 5S1। यानी कि अगर इसका फेजर डायग्राम में ड्रॉ करूं ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये हो गया हमारा VS फेजर, IS1 फेजर, और ये इसके बीच का एंगल 5S1। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फंडामेंटल करंट और फंडामेंटल वोल्टेज या फिर टोटल सप्लाई वोल्टेज के बीच का एंगल। लेकिन अगर मुझे ये जानना हो कि टोटल सप्लाई करंट और टोटल सप्लाई वोल्टेज के बीच का एंगल क्या है, यानी कि अगर मुझे टोटल पावर फैक्टर जानना हो, अब ये IS1 निकाल के तो मैं फंडामेंटल पावर फैक्टर निकाल सकता हूं। लेकिन अगर टोटल सप्लाई पावर फैक्टर मुझे जानना हो तो हम क्या करेंगे, तो टोटल सप्लाई पावर फैक्टर हमें निकालना हो तो हमें IS यानी सप्लाई करंट की टोटल RMS वैल्यू चाहिए होगी। तो आइए लिखते हैं IS RMS। तो ये क्या हो जाएगा, IS एवरेज का स्क्वायर प्लस IS1 RMS का स्क्वायर प्लस IS2 RMS का स्क्वायर प्लस सो ऑन, होल का अंडर रूट ले ली। तो ये हो गया हमारा टोटल RMS वैल्यू, यानी कि हर एक कंपोनेंट का RMS का स्क्वायर का सम कर दीजिए और पूरे का अंडर रूट ले लीजिए। तो ये आ गया हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ टोटल सप्लाई करंट। अब हमारे पास IS RMS है, VS RMS हमारे पास है ऑलरेडी VS। तो अब मेरे को अगर टोटल सप्लाई पावर फैक्टर निकालना हो तो ये हो जाएगा VS IS फेजर
और ये हो जाएगा टोटल सप्लाई पावर फैक्टर एंगल। ठीक है, तो अब मेरे को अगर इसकी कि सप्लाई ने एक्टिव पावर कितना भेजा, रिएक्टिव पावर कितना भेजा और एपरेंट पावर कितना भेजा, ये निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो P ऑफ सप्लाई इनकी रियल पावर सप्लाइड बाय आवर एसी सोर्स, तो क्या हो जाएगा VS RMS। ठीक है, अब यहां हम टोटल रियल पावर की बात कर रहे हैं ना, इनटू टोटल रियल पावर की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर IS फंडामेंटल यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हमारे सप्लाई करंट पे और भी कंपोनेंट्स है, इसलिए हम टोटल RMS वैल्यू की बात करेंगे। IS RMS इनटू कॉस ऑफ फाई एस, ये हो गया हमारा सप्लाई रियल पावर। उसके बाद हम बात करते हैं सप्लाई रिएक्टिव पावर यानी कि Q ऑफ S, तो ये क्या हो जाएगा VS RMS IS RMS इंटू साइन ऑफ फाई एस। ठीक है, और मेरे को ये जानना है कि एपरेंट पावर कितना सप्लाई किया है इसने, तो हम क्या करेंगे S ऑफ S, एपरेंट पावर को हम S से डिनोट कर देंगे, तो ये हो जाएगा VS RMS इंटू IS RMS। ये हो गया हमारा एपरेंट पावर, और इसी से हम ये निकाल सकते हैं अगर हमारे पास सर्किट हो तो VS RMS तो हमें वैसे ही पता रहेगा, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। IS RMS हम सर्किट की हेल्प से निकाल लेंगे, पावर फैक्टर भी हम सर्किट की हेल्प से निकाल लेंगे। तो पावर फैक्टर यहां पर क्या हो जाएगा, अगर मैं इन जनरल लिखूं तो टोटल सप्लाई पावर फैक्टर, तो यहां से हम निकाल सकते हैं। और VS RMS IS RMS क्या है, एपरेंट पावर, इसको लिख सकते हैं P ऑफ S अपॉन में S ऑफ S। सो दिस इज आवर टोटल सप्लाई पावर फैक्टर, जो कि पूरे आपके रेक्टिफायर्स में यूज होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया हमारा सप्लाई पावर फैक्टर, और अगर मुझे ये जानना है कि फंडामेंटल पावर फैक्टर क्या होगा, तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा कि सप्लाई द्वारा भेजा गया एक्टिव पावर या रियल पावर कितना होगा। तो PS1 बोल देता हूं मैं, PS1 इक्वल्स टू VS RMS इंटू IS1 RMS इंटू कॉस ऑफ फाई S1। और ये तो हो गया हमारा कि फंडामेंटल की वजह से सप्लाई पावर कितना गया। उसी तरह मैं S ऑफ S1 बोल देता हूं, सप्लाई द्वारा भेजा गया apparent पावर ड्यू टू ओनली फंडामेंटल कंपोनेंट्स, तो VS RMS और IS1 RMS। ठीक है, तो इसी तरह सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं, हमारा फंडामेंटल पावर फैक्टर यानी कि PS1 अपॉन में SS1। तो ये हमारा क्या हो गया, फंडामेंटल पावर फैक्टर। फंडामेंटल पावर फैक्टर, और ये हो गया हमारा टोटल सप्लाई पावर फैक्टर, टोटल सप्लाई पावर फैक्टर। यहां तक बात क्लियर आपको, तो अब आगे की बात करते हैं हम। तो ये पावर फैक्टर वाली चीज आई होप आपको समझ में आ गई हो।
अब हम बात करते हैं कि सप्लाई पावर फैक्टर और ये हमारा फंडामेंटल पावर फैक्टर, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो इनके बीच का रिलेशन निकालने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। अभी डिस्प्लेसमेंट फैक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट फैक्टर होता है रेशियो ऑफ फंडामेंटल करंट टू द टोटल करंट। ठीक है, इसलिए ये फंडामेंटल पावर फैक्टर है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर भी बोलते हैं। तो ये जो हमारा कॉस ऑफ फाई एस वन है, कॉस ऑफ फाई एस वन, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट फैक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट फैक्टर मैंने आपको बताया था रेशियो ऑफ फंडामेंटल करंट का आरएमएस वैल्यू अपॉन में टोटल सप्लाई करंट का आरएमएस वैल्यू। ठीक है, ये हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऑफ आई एस। अब क्योंकि हमारा सप्लाई वोल्टेज जो है वो हार्मोनिक फ्री है, इसलिए उसके केस में हम डिस्प्लेसमेंट फैक्टर की बात नहीं करेंगे। अब ये तो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर। अब हमें जानना था कि कॉस ऑफ फाई एस वन और कॉस ऑफ फाई एस के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन होता है टोटल सप्लाई पावर फैक्टर इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट फैक्टर ऑफ आई एस इनटू हमारा ये फंडामेंटल पावर फैक्टर। ये रिलेशन भी आपको दिखेगा कि आप इसको कई जगह आगे यूज कर पाएंगे जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहां तक आई हो आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टर्म की, जिसको बोलते हैं टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, टीएचडी। अब ये टीएचडी क्या होता है? टीएचडी होता है हमारा बेसिकली रेशियो। किसके बीच का रेशियो? टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल हार्मोनिक कंपोनेंट की आरएमएस वैल्यू अपॉन में फंडामेंटल कंपोनेंट का आरएमएस वैल्यू। अब हमारे पास करंट की फोरियर सीरीज होगी, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, आई एस आर एम एस। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक का नाम पहले लिख देता हूं, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। अब टीएचडी, अगर पहले मैं सप्लाई वोल्टेज की बात करूं तो उसका टीएचडी क्या होगा? क्या हमारे सप्लाई वोल्टेज में कोई हार्मोनिक्स है? नहीं है, तो उसका टीएचडी जो होगा टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन वो जीरो होगा। तो यहां हम पहले ही लिख देते हैं कि टीएचडी ऑफ सप्लाई वोल्टेज इज जीरो। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे मेन सप्लाई करंट की, यानी कि इसमें हार्मोनिक्स हैं। तो पहले उसकी फोरियर सीरीज लिख देते हैं, आई एस एवरेज प्लस आई एम वन साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव एस वन प्लस आई एम टू साइन टू ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव एस टू एंड सो ऑन।
अब इसमें से हमारा फंडामेंटल कंपोनेंट कौन सा है? im1 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई s1 हमारा फंडामेंटल कंपोनेंट है, ठीक है। और बाकी रेस्ट जो कंपोनेंट्स वो तो अनवांटेड कंपोनेंट्स है ना यार, वो हमें थोड़ी चाहिए। इसका मतलब ये हमारा फंडामेंटल कंपोनेंट है, रेस्ट आर द हार्मोनिक कंपोनेंट्स। तो अगर मैं इसकी टोटल आरएमएस वैल्यू लिखूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए सप्लाई करंट की टोटल आरएमएस वैल्यू आई एस आरएमएस इक्वल्स टू आई एस वन आरएमएस का स्क्वायर प्लस, पहले एक काम करते हैं हम, टोटल इसका टोटल आरएमएस वैल्यू के फॉर्म में लिख देते हैं, फिर इजी होगा। आई एस एवरेज का स्क्वायर प्लस आई एस वन आरएमएस का स्क्वायर प्लस आई एस टू आरएमएस का स्क्वायर प्लस सो ऑन होल का अंडर रूट, ठीक है। यहां से मैं इसको लिख सकता हूं आई एस आर एम एस इक्वल्स टू आई एस वन आर एम एस का स्क्वायर प्लस आई एच आर एम एस का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। अब मैंने यहां से मेरे को जो जरूरत थी किसकी, फंडामेंटल कंपोनेंट की वो अलग कर लिया, रेस्ट आर द हार्मोनिक कंपोनेंट्स। अब जो टीएचडी है, टीएचडी हमारे सिर्फ सप्लाई वोल्टेज में है, सॉरी सप्लाई करंट में। टीएचडी इन IS can be defined as the ratio of harmonic components to the fundamental component. IH RMS upon में IS1 RMS, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां से हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला बनकर रेडी हो जाए। तो यहां वाले टर्म से देखिए, ये वाले टर्म से मैं IH RMS की एक वैल्यू लिख सकता हूं, है ना। IH RMS क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको अंडर रूट से बाहर निकालूं तो क्या वैल्यू होगी, IH RMS इक्वल्स टू IS RMS यानी कि टोटल सप्लाई करंट की RMS वैल्यू का स्क्वायर माइनस फंडामेंटल कंपोनेंट का RMS का स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। अब इसको उठाकर मैं टीएचडी वाले फॉर्मूले में पुट कर देता हूं। तो जब हम इसको इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास एक जनरल टर्म निकल के आ जाएगा, टीएचडी ऑफ सप्लाई करंट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, जब मैं IH को इसमें डाल दूंगा, ठीक है, और IS1 RMS को भी अंडर रूट में ले जाऊं स्क्वायर करके, तो ये वाला टर्म डिवाइड हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहां पर हमें एक रेशियो मिल जाएगा। तो मैं लिख देता हूं IS RMS अपॉन में IS1 RMS का होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गया हमारा टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का एक जनरल फॉर्मूला, ठीक है। ये जो टीएचडी है आपसे कई जगह पूछेगा भी कि आपको जैसे कि एक कोई भी सिग्नल दे देगा और उसका आपको पहले फोरियर सीरीज निकालना होगा, क्योंकि बिना फोरियर सीरीज निकाले आप टीएचडी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमें तो फंडामेंटल कंपोनेंट चाहिए। तो पहले हमें क्या स्टेप फॉलो करना होगा, सबसे पहले हमें एनालिसिस करनी होगी ग्राफ की, ठीक है, जो भी हमारा आउटपुट बनकर आएगा।
आउटपुट और सप्लाई वोल्टेज दोनों की। फिर वहां से हमें सप्लाई करंट की फोरियर सीरीज चाहिए होगी। फोरियर सीरीज से हमें क्या मिल जाएगा, फंडामेंटल कंपोनेंट। अब फंडामेंटल कंपोनेंट मिल गया तो उससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, फंडामेंटल कंपोनेंट से हम हमारा डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर निकाल सकते हैं, यानी फंडामेंटल पावर फैक्टर, और हमारा टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। ये दो चीजें हमारे साथ निकल कर आ जाएंगी। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि जो सप्लाई जोन है, इससे ज्यादा वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा कहीं पे भी। अगर आप अपने यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी दे रहे हैं, कहीं का भी एग्जाम, इससे ज्यादा सप्लाई जोन से और कोई नहीं पूछेगा। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड जोन की, यानी कि कन्वर्टर जोन की। थैंक यू।